हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय। सो बच्चों कैसे हो। जैसा कि जानते हैं हम लोग और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पता है कि आपको कंसेप्ट कैप्सूल में मज़ा आ रहा है और बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं हम। देखो, कंसेप्ट यही है कि हमें वो सारे कंसेप्ट ढंग से पता हो जो अभी चल रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है कि अगर सपोज जैसे मैं अभी वैसे लेक्चर ले ही रहा हूँ, पर कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमारे ये टॉपिक ऑनगोइंग है, इसमें हमको दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए कंसेप्ट कैप्सूल बनाए गए हैं। और उन बच्चों के लिए भी हैं जिनको फ्रेशली अगर कोई टॉपिक पढ़ना है, अगर उनको स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ना है तो उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना, तो बेसिकली वही सब कुछ है। आई बात समझ में। जो मैं बता रहा हूँ आपको एक्चुअल में देखा जाए तो वही सब कुछ है, वही है सब कुछ। आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, बस कुछ क्वेश्चन और करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आ गए हैं तो मैं लिख के दे रहा हूँ, तब भी आपको न्यूमेरिकल्स आपके बन जाएंगे। अगर आपकी यहाँ पर थ्योरी, आपकी कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो अब भी आपका काम बनेगा। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट कैप्सूल में नया टॉपिक, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए पूरे के पूरे इलास्टिक चैप्टर की, इलास्टिसिटी की, स्ट्रेस स्ट्रेन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये हमको एक रिलेशन भी देता है, ये हमको कुछ और भी देता है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। यस, जो इलास्टिसिटी अभी पढ़ रहे थे ये वही सब भी देता है, अभी देखेंगे हम वो चीज़ें। आई बस में हुक्स लॉ। अगर बच्चा हुक्स लॉ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। पहले तो आप ये समझ लो कि इसमें लिखा है विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब जो इलास्टिक मटेरियल है उन्हीं की बात हो रही है। मैंने बोला था आपको कि इलास्टिक मटेरियल को आपने कंप्रेस किया, वो वापस अपनी शेप में आ गए, थोड़ा और कंप्रेस किया वापस और में, थोड़ा और किया आ गए, बट एक पॉइंट के बाद अब करोगे तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, वो प्लास्टिक में आ जाएंगे, वहां परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा। तो उनकी ही बात नहीं हो रही है, हुक्स लॉ की बात हो रही है। तो अप टू इलास्टिक लिमिट, जहां स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। आई बात समझ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की बात हो रही है। ओके ओके। सी, पर विद इन द इलास्टिक लिमिट है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आप जानते हैं ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जब आप किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं, ये एक वायर है जिसका खुद का मास नहीं है, पर आपने इस पर कोई फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन क्यों होगा? क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है जिससे डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन जो होता है वो रिलेट होता है स्ट्रेन से। क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है बच्चा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये स्ट्रेन हुआ, इस स्ट्रेन की वजह से मटेरियल में रिस्टोरिंग फोर्स आएगा और वो हमारा स्ट्रेस देगा। तो मतलब स्ट्रेस क्या हुआ बच्चा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया बेसिकली ये रिस्टोरिंग फोर्स ही होता है या रजिस्टिंग फोर्स होता है। पर मैं बार बार बोल चुका हूँ कि एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की बात की जाए, मतलब आपने फोर्स लगाया किसी पे, वो एलोंगेट हुआ और वहाँ पर रुका हुआ है, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जितना फोर्स आपका अप्लाइड है, अप्लाइड फोर्स जो भी है या डिफॉर्मेशन फोर्स जो भी है, दैट विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। चाहे आप रिस्टोरिंग बोलो, चाहे आप उसको रजिस्टिंग बोलो, बात एक ही है। अगर हुक्स लॉ की बात की जाए तो हुक्स लॉ हमको बोलता है माय डियर कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और बच्चा अब देखिए, स्ट्रेस डायरेक्टली, अगर मैं इसको चेंज करूं, अगर मैं ये कंडीशन लेता हूं लॉन्गिट्यूडनल वाली, जहां पर हमारी लेंथ, देखो स्ट्रेस आपके डिफरेंट हो सकते हैं। स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, स्ट्रेस आपका लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, वो आपका ट्रांसवर्स या टेंजेंशियल भी हो सकता है,
बस, और वो आपका बल्क भी हो सकता है। तो अगर ये हुक्स लॉ जो है इट इज डिफाइंड फॉर ऑल थ्री, पहली बात तो ये समझ लो कि हुक्स लॉ जो है इट इज डिफाइंड फॉर ऑल थ्री, पर कब? अप टू इलास्टिक लिमिट ओनली। तीनों में लग जाएगा, तीनों कंडीशन में लगेगा, पर बच्चा ध्यान रखना कि इलास्टिक लिमिट की ही बात हो रही है। अगर मैं बात करूं इसकी, जहां पर आपका मटेरियल जो है एलोंगेट होता है, मटेरियल जो है वो एलोंगेट हो रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, हम जानते हैं। अगर इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को मैं हटा दूं और कोई कांस्टेंट ले आऊं तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्ट्रेन। आप बोलोगे सर वाई क्या है? वाई क्या है? वाई बच्चा होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये एक वो कांस्टेंट है जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। यस, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब जितना आप इस पे स्ट्रेस लगाओगे उतना ये स्ट्रेन करेगा। पर ध्यान रखिएगा, फॉर मटेरियल एक कांस्टेंट जो है वो है वाई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब ये पर्टिकुलर उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एक मटेरियल है जिसका वाई अलग होगा, दूसरे का वाई अलग होगा, मटेरियल टू मटेरियल डिफर करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मटेरियल बड़ा है कि छोटा है, ज्योमेट्री कैसी है, शेप कैसी है, उस पर डिपेंड कर रहा है। वाई सिर्फ और सिर्फ मटेरियल प्रॉपर्टी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई बात समझ में? मतलब जब आपने इसको एलोंगेट किया तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आया उससे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नेम बता रहा है आपका कि इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर जिसका वाई ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा, बहुत सिंपल सी बात है। मतलब यहां से डिफाइन होती है, जितना अभी आपको मैं और क्लियर बताऊंगा इसको कि इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। बेसिकली सब इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है, मतलब जितना आप फोर्स लगाओगे उतना बॉडी डिफॉर्म होगी, वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, क्योंकि सारी की सारी बात इलास्टिक लिमिट तक है, क्योंकि उसी के लिए हुक्स लॉ वैलिड है, और उस जब वैलिड ही तभी है तो वाई भी तभी तो वैलिड होगा। तो है तो इलास्टिक मटेरियल ही, पर कौन, किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है, ये डिपेंड करेगा आपका ये वाई। आई बात समझ? अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, इसको और डिटेल में जाते हैं और डिटेल में समझेंगे। और ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल के लिए अलग, ट्रांसवर्स के लिए अलग, जहां पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं हम उसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नेम अलग है। बल्क के लिए भी अलग, जहां पर बल्क मॉडुलस बोलते हैं उसको, बल्क मॉडुलस बोलते हैं। ये पढ़ेंगे आप आगे तो ऐसे ही आपको समझाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली ई से भी डिपेंड करते हैं, वाई से भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई भी यूज़ करते हैं, वाई भी यूज़ करते हैं, दोनों उसी की है। ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, ओके, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल आपका कैसा है उस पर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल। डायमेंशन मतलब डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको बोला कोई बड़ा है, छोटा है, शेप कैसी है उस पर डिपेंड ये नहीं करता है, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके, एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट की बात की जाए तो हम जानते हैं कि जो मॉडुलस है वो है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बच्चा स्ट्रेंथ वैसे भी डायमेंशनलेस है, यूनिट इसकी यूनिटलेस है। तो जो डायमेंशन स्ट्रेस की होगी वही वाई की भी होगी, वही इलास्टिसिटी की भी होगी। जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट उसकी भी होगी।
और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल। वही किसकी होगी? इसकी भी होगी। आ रही है बात समझ में? बारी बात सिंपल रिलेशन से ही आपको सारी चीजें क्लियर हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूला वो तो आप निकाल सकते हैं, m(l)-1 t(-2), न्यूटन और मीटर स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला यूज करिए और ये आपका निकल जाएगा। यंग मॉडुलस होगा, शियर मॉडुलस होगा और बल्क मॉडुलस। शियर मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। आई बस में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलो या शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलो या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलो, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलो, ये सब नेम इनके ही हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स स्ट्रेसेस के। ये मैं बता चुका हूं आपको, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आप थोड़ा डिफाइन करें, हम आप थोड़ा देखें कि वैल्यू क्या होती है और इसको जाने, तो बच्चा आपका आया y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर ये रॉड है, इस पे एक फोर्स लगा है, देखिएगा इस पे ये फोर्स लगा एक्सटर्नल और उसी पे ही रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा ऊपर, मतलब ये आपका रेजिस्टिंग फोर्स हुआ और ये आपका एक्सटर्नल फोर्स हुआ। आई बस में ये आपका कौन सा हुआ? रेजिस्टिंग फोर्स हुआ। मतलब मटेरियल को आपने खींचा, मटेरियल ने वापस आपको भी खींचा है। सिंपल सी बात है, जो वापस खींचता है वो रेजिस्टिंग फोर्स है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ये वाला और ये वाला सेम होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो जो फोर्स आपने लगाया एफ एक्सटर्नल, आपने एफ लगाया, मान लो आपने एफ लगाया, तो मैं बोलता हूं स्ट्रेस इज डिफाइंड एज एफ बाई ए। मतलब स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? एफ बाई ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस रॉड का ये वाला एरिया जिस पे फोर्स लग रहा है, ये इस रॉड का ये वाला एरिया जिस पे फोर्स लग रहा है डायरेक्टली नीचे। स्ट्रेन क्या हुआ बच्चा? आपने फोर्स लगाया और कुछ लेंथ का चेंज हुआ, मान लो कि एल चेंज हुआ, स्मॉल एल चेंज हुआ, तो स्मॉल एल चेंज बाय कैपिटल एल। ये स्मॉल एल जो है वो चेंज इन लेंथ है। तो ये कितना हुआ? एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल। अगर मैं इसको लिखूं एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, ये बात समझ में आई आपको? अब यहां से थोड़ा फील लेते हैं कि कैसे मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की वाई अलग होगा। आई बस में एक सॉफ्ट मटेरियल है, एक आपका हार्ड मटेरियल है। हार्ड भी नहीं, आपको कुछ समझना पड़ेगा इसमें, यहां पर प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। ये कह रहा है बच्चा कि एफ वाई इज प्रोपोर्शनल टू एफ बाय डेल्टा एल। ए कांस्टेंट, एल कांस्टेंट मैंने ले लिया, एफ बाय मतलब वाई इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ। अब सुनिएगा, सपोज आपका एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल है जिसमें थोड़े चेंज के लिए ज्यादा फोर्स लग रहा है। मतलब आपका ये मटेरियल है, आपको थोड़ा ही चेंज करना है, थोड़ा ही चेंज करना है, पर आपके फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब ये थोड़ा ही करना है, डेल्टा एल आपको छोटा चाहिए, बट उसके लिए आपको फोर्स बहुत चाहिए। तो ये टोटल रेशियो जो है वो ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि फोर्स आपको ज्यादा चाहिए तो वाई ज्यादा चाहिए। डेल्टा एल अगर छोटा चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में कोई छोटी चीज है तो आपका रेशियो बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वाई की वैल्यू ज्यादा। मतलब कोई ऐसा मटेरियल, मान लो, फिर से सुन लो, कोई ऐसा मटेरियल, सपोज ये मटेरियल है और ये मटेरियल है, आपको चेंज करनी है लेंथ, सपोज मान लो 5 mm, यहां भी चेंज करनी है 5 mm।
यहां पर फोर्स लगाया आपने 200 न्यूटन और यहां पर लगाया आपने 500 न्यूटन। अब मुझे बताओ अगर मैं बात करता हूं y की, जो कि प्रोपोर्शनल है F बाय डेल्टा एल के। डेल्टा एल तो दोनों में सेम है, पर फोर्स एक में 200 है, एक में ज़्यादा है 500। तो जिसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है मतलब उसका y ज़्यादा है। अगर उसका y ज़्यादा है मतलब उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है। मतलब अगर कोई मटेरियल ऐसा है कि थोड़े चेंज के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े, इसका मतलब वो मटेरियल बहुत इलास्टिक है, वो इलास्टिसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। आई बात समझ? तो इस तरीके से डिफरेंट मटेरियल जो है आप एनालाइज कर सकते हैं कि किसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। और यंग मॉडुलस जो वो निकाल रहे हैं हम बार बार, आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही तो निकाल रहे हैं। आप जो ये यंग मॉडुलस निकालते हैं, आप बोलते हैं कि भैया आपने फोर्स लगाया, रजिस्टिंग फोर्स लगा, बैलेंस हुए, उस कंडीशन पे आपने लगाने वाला फोर्स और उस पर आने वाला रजिस्टिंग फोर्स जो है उसको सेम कर दिया। और डायमेंशन फार्मूला तो इसका सेम ही है, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। जो स्ट्रेस का होगा वही इसका होगा, यूनिट भी इसकी सेम है। आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पढ़िए आप, सिंपल, कोई फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है इसमें। आओ मैं ही पढ़ देता हूँ। फाइंड द एलोंगेशन इन अ वर्टिकली स्पेंडेड लाइट वेटेड रोड। मतलब इसका मतलब हुआ कि स्ट्रिंग आपकी जो है वो खुद का मास नहीं है उसका, जिसका एरिया ए है, लेंथ एल है, हैविंग द मॉडुलस वाई है। कंसिडर द मास ऑफ द वेट अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द रोड एम। आपने यहां पर एक मास लगाया एम एंड द वर्टिकल रॉड टू बी इन इक्विलिब्रियम। आपको निकालना है y की वैल्यू, आप जानते हैं y इज डिफाइंड एज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन and stress is defined as F by A, strain is defined by as delta L by L, this is defined as FL A delta L। ओके, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डेल्टा H चेंज कितना हुआ, स्मॉल l, और F कितना है, इस पे लगने वाला M मास का वेट जो है वो कितना फोर्स देगा, मास इंटू ग्रेविटी। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, M इंटू जी। L छोटा, ये जो L है ये ओरिजिनल L है, तो ओरिजिनल L कितना है, कैपिटल L, और एरिया तो A ही है, और चेंज इन लेंथ कितना हुआ, स्मॉल है। दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन आएगा आपका। आई बात समझ में, ये रिलेशन आपका आएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला था बस, फोर्स की वैल्यू जहां पर अगर आपका वेट लग रहा है तो फोर्स कितना होगा, अरे मास इंटू जी होगा ना, कौन सी बड़ी बात है इसमें। ओके, देखिए, तो आप ऐसे y निकाल सकते हैं और y से आप l भी निकाल सकते हैं। अगर आपको y निकालना तो y का रिलेशन निकाल सकते हैं, या आप y को यहाँ रख के स्मॉल l का मतलब डिफॉर्मेशन का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। अब वो ऐसे क्वेश्चन आपको देगा, मतलब वो सारी कंडीशन देगा, या तो वो आपसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ लेगा मेरे बच्चे, या फिर वो आपसे पूछेगा चेंज इन डिफॉर्मेशन। इन दोनों में से वो एक चीज आपसे पूछ लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करिएगा इसको, पढ़िएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी।
आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ। सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास एक रॉड है, उस रॉड से आप दो जगह से इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। आई बस में एक रॉड है आपके पास, आपने इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं और आप इस डायरेक्शन में भी खींच रहे हैं। आपने इधर भी फोर्स लगाया और इधर भी फोर्स लगाया, मतलब फोर्स इन द सेंस आपने मास से लगाया। यहाँ पर एक मास लटका है, वहाँ पर एक मास लगाया। अब आपको बताना है कि इसमें क्या निकालना है आपको, फाइंड द एलोंगेशन। एलोंगेशन कितना होगा? तो सबसे पहली बात है आपको एलोंगेशन निकालनी है किस पे, इस रॉड पे, इस रॉड पे। तो सबसे पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि इस रॉड पे फोर्स कितना है। अब बोलो सर कि फोर्स कैसे निकालें? कई बच्चे इसमें बोलेंगे सर एम मास इधर एम मास उधर 2m फोर्स आएगा। नहीं, फोर्स कैसे निकालते हो आप किसी बॉडी पे? आप एक काम करो, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो, ये रही आपकी रॉड। ओके, अब मान लो कि इस रॉड पे फोर्स लग रहा था F, जो आपको निकालना है, और ये रही स्ट्रिंग। यहां से स्ट्रिंग आई नीचे, यहां पर कितना फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग पे? M × G। ये रही टेंशन। अगर इस पे इतना फोर्स लग रहा है तो टेंशन लग रहा है T कितना, ये, और यहां भी कितना T, मतलब इस स्ट्रिंग में कितना हुआ T। अब जब आप इस रॉड को हटाएंगे, आप सिर्फ इसको लेंगे, तो इस रॉड के लिए एक फोर्स जो आपको निकालना है वो ये है, और टेंशन इस पे लग रही है T। तो मतलब फोर्स शुड बी इक्वल टू T। अगर आप इतना सिस्टम लेंगे, और अगर आपको T निकालनी है तो आप ये सिस्टम लो, ये फ्री बॉडी डायग्राम लो। अगर सिर्फ इसको लोगे तो बैलेंस T शुड बी बैलेंस बाय mg। आई बात में, T बैलेंस हुआ mg से, और यहां पर T बैलेंस होगा किससे? F से। तो F कितना है आपका? mg। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको, इसमें कुछ नहीं है। आपको अगर ये करना है तो ब्रेक कर लीजिए। आपने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखा कि फोर्स लग रहा था F इस पे और T लग रहा था इस पे, और यही T जो है नीचे आ रहा है और जो वेट से बैलेंस है, तो T की वैल्यू हुई mg, और यहाँ पर T की वैल्यू फिर mg, और फोर्स की वैल्यू आ गई mg। तो मतलब फोर्स जो लग रहा है रोड पे वो लग रहा है mg। अगर आपको फोर्स पता लग गया माय डियर, माय बच्चे, तो आपको पता है कि y शुड बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। y is equal to stress is force by area, F by A, and strain is defined as change in length upon original length. The force is defined as mg upon area into delta L into L, और आपको डेल्टा एल निकालना है यहाँ से, तो दैट इज वेरी सिंपल, mg इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। अगर इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आएगा तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं, बहुत सिंपल है। बस आपको फोर्स निकालना था। तो बच्चे यहाँ पर रही समरी हमारी, तो हम जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आज हमने पढ़ा हुक्स लॉ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हुक्स लॉ जो है वो दिखाता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फर्स्ट, और जब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हम हटाते हैं तो वहाँ से एक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल निकलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आप निकाला वो इतनी शानदार चीज़ है कि आप उससे मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन मटेरियल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई बात में? और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप कैसे डिफाइन करते हैं कि कितना डिफॉर्मेशन में कितना फोर्स लग रहा है। अगर सेम डिफॉर्मेशन में कोई ज़्यादा फोर्स लगाता है मतलब उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। सिंपल सी बात है, वो उसकी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। स्ट्रेंथ मतलब उसकी स्ट्रांगनेस को दिखा रहा है। आई बात समझ में? वो उसकी स्ट्रेंथ और स्ट्रांगनेस को दिखाता है। जिसका वाई ज्यादा होगा, यूं समझ लेना कि वो उतना ही स्ट्रांग मटेरियल है।
तो यहाँ से हमने चीज़ें पढ़ी, हुक्स लॉ हमने पढ़ा, और मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आपको इसमें क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन डायरेक्टली यही स्ट्रेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन आएंगे, जैसा कि हमने लॉन्गिट्यूडनल में निकाला है वैसे सेम आप इसको शेयर और बल्क स्ट्रेस में भी लगा सकते हैं, कोई डिफरेंस वहाँ पर नहीं है। इज इट क्लियर? बात समझ में सबको आई? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी? आई? तो कंसेप्ट हम कितने अच्छे पढ़ रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रही है। कंसेप्ट कितना अच्छा पढ़ा जा रहा है वो बात आपको समझ में आ रही है, उसमें कोई दुराय नहीं है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा, यही आंसर बता दूंगा इसका। देखो, आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या बोला था, यंग मॉडुलस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज वाई। कह रहा है इसका यंग मॉडुलस जो है वो वाई है। अगर लेंथ और रेडियस को घटा के हाफ कर दिया तो पूछ रहा है यंग मॉडुलस कितना होगा। अरे तब से तो बार बार यही बोल रहा हूँ कि यंग मॉडुलस जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। अगर ये बहुत क्लियर है कि डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है तो आंसर शुड बी वाई ओनली, वाई ही रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट, आपसे पूछा डायमेंशन ऑफ द यंग मॉडुलस। डायमेंशन ऑफ द यंग मॉडुलस इज एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये आप पढ़ चुके हैं। और निकाल भी सकते हैं यंग मॉडुलस की जो डायमेंशन है, यूनिट है वो सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, वहां से निकालो। न्यूटन इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, एल टी माइनस 2। आ रही बात में, कोई दिक्कत इसमें? निकाल सकते हैं आप लोग, सिंपल है वो। डायमेंशन तो आप पढ़ चुके हैं पूरे का पूरा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी ऐप को नहीं किया है इंस्टॉल तो कर लीजिए, बहुत शानदार और बहुत बढ़िया ऐप है। सबसे पहले बच्चा यहाँ पर आके अपने गोल पे जाइए, गोल पे जाने के बाद अपने एग्ज़ाम सेलेक्ट कीजिए। इवन आप अपने स्कूल एग्ज़ाम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी, चाहे वो जेई मेंस क्यों ना हो या वो मेडिकल क्यों ना हो, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका मटेरियल डिफरेंट है। मटेरियल डिफरेंट इन द सेंस वहाँ पर बुक्स डिफरेंट हैं, टेस्ट डिफरेंस है, वहाँ पर उन डिफरेंट जो मटेरियल है उनको यूज़ किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ाम्स। अगर आपको सीबीएसई में जाना है, आपको यहाँ पर 11th में जाना है, अब आप यहाँ पर होम पे आइए। होम पे आने के बाद बच्चा आप M5 लाइव क्लास पे आइए। M5 लाइव क्लास में आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा यस, यहाँ पर हमारे सेशन कंटिन्यूस हैं। आप इन सेशन को अटेंड कीजिए, उनसे रेगुलर पढ़िए, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। और इन लेक्चर में, ये लेक्चर भी है और साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी इसमें दिए जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन देखिए आप, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द रिलेटिव मोशन इन 1D, मतलब आपकी थ्योरी भी चल रही है और आपके प्रैक्टिस सेशन भी कंटिन्यूस चल रहे हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद उसके प्रैक्टिस सेशन हमारे किए जाते हैं, 3 बजे सेशन होता है और थ्योरी का हमारा 1 बजे सेशन है। तो इनको रजिस्टर करिए बच्चों, इनको रजिस्टर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न में जाके वीडियोस देखिए, बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, आपको मज़ा आएगा। बच्चा प्रैक्टिस में जाके अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है तो प्रैक्टिस करनी है। और आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ढेरों सारी बुक हैं, आपके हर बुक्स का RS अग्रवाल आपकी मैथमेटिक्स की पढ़िए, जाके सॉल्व कीजिए, इसमें सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन देखिए, बार बार बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हाथ में अपनी सारी चीज़ें हैं, तो इनको सॉल्व कीजिए। टेस्ट में जाके टेस्ट दीजिए, जितने चाहे टेस्ट दे सकते हैं, बहुत बढ़िया है। जो टेस्ट देंगे आप, जहाँ पर गलती करेंगे आपको फीडबैक आएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आप और कीजिए, आप यहाँ गलती कर रहे हैं। आई बात समझ में? अचीव में जाके अपनी जर्नी को अचीव कीजिए बच्चा। और हमारी M5 की लेंस ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। पढ़ते पढ़ते आपको किसी भी कंसेप्ट पे कोई क्लैरिटी लेनी हो, उसका 3D मॉडल एनिमेशन देखना हो, तो ये शानदार ऐप है। कुछ नहीं करना आपको बस जाके डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और पढ़ते हुए कोई दिक्कत आए तो आप स्कैन करो उस कीवर्ड को, और जब कीवर्ड को स्कैन करोगे
तब आपकी स्क्रीन पे 3D मॉडल्स आएंगे, एनिमेशंस आएंगे। उन 3D मॉडल्स और एनिमेशन की हेल्प से आप सीख सकते हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा सकते हैं, आप अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बायो वगैरह में तो बहुत शानदार चीज़ है, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कैसा आपका ब्रेन है, लंग्स है, लीवर है, इस हार्ट है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये बहुत यूज़फुल है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम की ऐप है, आपको बहुत हेल्प होगा पढ़ते पढ़ते आपको कंसेप्ट को सीखने में। तो बच्चों, होप आपको आज का सेशन बढ़िया लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही मेरे साथ सेशन के साथ बने रहो। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.